तो गाइज सोचो, अगर पूरी दुनिया से अचानक सारे आदमी गायब हो जाएं और सिर्फ कुछ ही लड़के इस दुनिया में बचे हों, और फिर उन बचे हुए लोगों पर पूरी मानव जाति का भविष्य टिका हो। आज की इस कहानी में हम देखने वाले हैं एक ऐसी ही खतरनाक और अजीब दुनिया जहां हमारा मेन कैरेक्टर रीटो अचानक खुद को फ्यूचर की एक ऐसी दुनिया में पाता है जो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद हाई टेक कमरे से, जहां एक लड़की रीटो को लेकर जाती है। रीटो पूरी तरह कंफ्यूज था और समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो लड़की उसे एक अलग कमरे में ले जाती है, जहां सामने एक बड़ा सा डबल साइडेड ग्लास लगा होता है। लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ का पर्दा हटता है, रीटो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसके सामने बहुत सारी महिलाएं खड़ी थीं, जो उसे देखकर बेहद एक्साइटेड दिखाई दे रही थीं। रीटो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तभी हमें बताया जाता है कि अब साल 2040 चल रहा है। दुनिया टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ज़्यादातर काम अब एआई संभाल रहा है। लोगों को काम करने की भी ज़रूरत नहीं रही। अगर कोई चाहे तो आराम से पूरी ज़िंदगी घर पर रह सकता है। लेकिन इस एडवांस दुनिया में भी रीटो की ज़िंदगी आसान नहीं थी। वो एक मेडिकल स्टूडेंट था और डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन वह खुद एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिला था। हालांकि एक टेक्नोलॉजी थी, कोल्ड स्लीप, यानी इंसान को लंबे समय तक सुलाकर रखना जब तक इलाज न मिल जाए। और इसी वजह से रीटो को 5 साल के लिए हाइबरनेशन में भेजा जाने वाला था। अपने आखिरी दिन रीटो अपनी बचपन की दोस्त एरिसा से अपने दिल की बात कहने का फैसला करता है, लेकिन उसने ये बात कहने में बहुत देर कर दी थी। एरिसा अचानक हुई इस बात से कुछ जवाब ही नहीं दे पाती। हालांकि रीटो भी समझता था कि वो उससे 5 साल इंतज़ार करने को नहीं कह सकता। इसके बाद रीटो अस्पताल पहुंचता है, जहां उसके बड़े भाई रियू और छोटी बहन माहिरू उसे विदा करने आते हैं। यही उसके परिवार के आखिरी लोग थे। और तभी अचानक एरिसा भी वहां पहुंच जाती है। इससे रीटो समझ जाता है कि शायद एरिसा भी उसे पसंद करती थी। रीटो अपना लॉकेट एरिसा को देकर भविष्य की ओर बढ़ जाता है। फिर प्रक्रिया शुरू होती है। रीटो को एक खास कंटेनर में रखा जाता है। धीरे धीरे उसके आसपास की आवाज़ें धुंधली होने लगती हैं और बेहोश होने से पहले उसे हल्के से एरिसा की आवाज़ सुनाई देती है कि वो उसका इंतज़ार करेगी। इसके बाद रीटो की आंख खुलती है 5 साल बाद। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसके आसपास सिर्फ महिला नर्सें थीं जो उसे देखकर अजीब तरीके से बिहेव कर रही थीं। उसी समय एक पर्पल हेयर वाली लड़की उसके पास आती है, जिसका नाम मीरा था। मीरा उसे बताती है कि अब साल 2045 है। रीटो पूरे 5 साल सोता रहा। मीरा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन जब रीटो अपने पुराने डॉक्टर के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। रीटो धीरे धीरे समझने लगता है कि दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। इसके बाद मीरा उसे एक गाड़ी में बैठाकर MK वायरस के बारे में बताती है, एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। यह वायरस इतना खतरनाक था कि संक्रमित इंसान सिर्फ 3 दिनों में मर जाता था। और सबसे डरावनी बात, इसका असर सिर्फ पुरुषों पर हुआ। दुनिया की आधी आबादी खत्म हो चुकी थी। मीरा जब गाड़ी की खिड़की खोलती है तो रीटो बाहर का दृश्य देखकर दंग रह जाता है। पहले की आधुनिक दुनिया अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। रीटो को यकीन नहीं होता, इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा शहर सिर्फ महिलाओं से भरा हुआ था। एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। कुछ महिलाएं रीटो को देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगती हैं, इसलिए मीरा और उसके गार्ड्स तुरंत उसकी सुरक्षा करने लगते हैं। तब मीरा उसे पूरी सच्चाई बताती है। 4 साल पहले MK वायरस ने लगभग सभी पुरुषों को खत्म कर दिया था। सिर्फ 5 लोग बचे थे और उनमें से एक रीटो था, क्योंकि वो पहले से कोल्ड स्लीप में था। अब मानव जाति को बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं बचे हुए लोगों पर थी। लेकिन रीटो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। वो सिर्फ इंसानियत बचाने के नाम पर किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। उसके दिल में अब भी सिर्फ एरिसा थी। मीरा उसे समझाने के लिए उसकी बहन माहिरू को बुलाती है। अब माहिरू पहले से काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। वो रीटो को बताती है
कि उनके भाई रियू भी वायरस से संक्रमित हो गए थे और उन्हें भी सुलाना पड़ा। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि एरिसा पिछले 3 सालों से गायब है। रीटो पूरी तरह टूट जाता है। वो एरिसा से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उस रात रीटो को एहसास होता है कि ये लोग कितने गंभीर हैं। मीरा उसके कमरे में आकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि मानव जाति को बचाने के लिए उसे मदद करनी होगी, लेकिन रीटो उसे मना कर देता है। अगले दिन मीरा उसे उन महिलाओं की लिस्ट दिखाती है जिन्हें सरकार ने चुना था, लेकिन रीटो 1 महीने का समय मांगता है ताकि वो एरिसा को ढूंढ सके। वो साफ कह देता है कि अगर वो किसी के साथ भविष्य बनाना चाहता है तो सिर्फ एरिसा के साथ। मीरा उसकी बात मान जाती है। उसी दौरान हमें एक और लड़के के बारे में पता चलता है, क्योजी हिनो। वो भी उन लोगों में से था जो वायरस से बचे हुए थे, लेकिन रीटो के बिल्कुल उल्टा क्योजी इस नई दुनिया को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। उसे इस दुनिया की हर सुविधा पसंद थी। जब रीटो उससे मिलता है तो दोनों की सोच पूरी तरह अलग दिखाई देती है। क्यूजी को लगता है कि रीटो बेवजह मौका खो रहा है, जबकि रीटो को क्यूजी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद रीटो अपने कमरे में लौटता है, जहां उसकी मुलाकात अकाने नाम की लड़की से होती है। धीरे धीरे अकाने और सुई नाम की एक छोटी दिखने वाली लड़की उसके साथ रहने लगती है। इनमें से एक उसकी बॉडीगार्ड थी और दूसरी उसकी नर्स। अगले दिन ये सब लोग एरिसा की पुरानी लैब में जाते हैं, जहां वो MK वायरस का इलाज ढूंढ रही थी। लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी महिला वहां एक खतरनाक भालू छोड़ देती है। भालू हमला करने ही वाला था कि रीटो सुई को बचाने दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी पता चलता है कि सुई असल में बेहद ताकतवर बॉडीगार्ड है। वो एक ही वार में भालू को खत्म कर देती है। इसके बाद रीटो को पता चलता है कि एरिसा वायरस का इलाज खोजने के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। इसलिए रीटो फैसला करता है कि वो उसका अधूरा काम पूरा करेगा। वो न्यूज़ पर आकर दुनिया से वादा करता है कि वो इलाज खोजने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी रात उसे एरिसा के पुराने टेडी बियर में एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है। उस मैसेज में एरिसा बताती है कि MK वायरस कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक बायोलॉजिकल हथियार था। रीटो ये सच्चाई फिलहाल किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। उधर दूसरी तरफ कुछ रहस्यमयी महिलाएं मीटिंग कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी दुनिया के पीछे उन्हीं का हाथ हो। उन्हें लगता है कि रीटो उनके प्लान के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए वो एक और आदमी को जगाने का फैसला करती हैं। और अब कहानी हमें वापस 2040 में ले जाती है, जहां हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर शोटा दोई दिखाई देता है। वो एक शांत और अकेला रहने वाला लड़का था, जिसे स्कूल में हर कोई परेशान करता था, खासकर ताकामात्सु और उसकी गर्लफ्रेंड एरिसा। दोनों मिलकर शोटा को बहुत तंग करते थे। शोटा की जिंदगी में सिर्फ 2 लोग थे जो उसका साथ देते थे, उसकी बहन मायू और उसकी म्यूजिक टीचर युजुकी। लेकिन फिर शोटा भी उसी बीमारी का शिकार हो जाता है और उसे भी कोल्ड स्लीप में भेज दिया जाता है। 5 साल बाद जब वो जागता है तो उसके सामने भी वही बदली हुई दुनिया होती है। उसकी देखभाल कैरेन नाम की महिला करती है, जो उसे MK वायरस के बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि शोटा इस नई दुनिया को काफ़ी जल्दी स्वीकार कर लेता है। उसे वापस उसके पुराने स्कूल में भेजा जाता है। पहले तो वो डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद उसके बुलीज अब इस दुनिया में नहीं होंगे। हालांकि शोटा आज भी वैसा ही इंट्रोवर्ट था जैसा पहले था। बस फ़र्क इतना था कि अब स्कूल में वो अकेला लड़का था। उसकी टीचर युजुकी अब भी जिंदा थी और वो शोटा की काफ़ी परवाह करती थी। धीरे धीरे शोटा की ज़िंदगी इस नई दुनिया में आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ कैरेन अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट देती है कि शोटा अच्छी तरह एडजस्ट कर रहा है। फिर वो एक और बड़ा राज बताती है। स्कूल की सभी लड़कियों को अभी तक यही लगता है कि शोटा दुनिया का आखिरी लड़का है, और इसी वजह से उसके आसपास का माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। तो गाइस, फिलहाल कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये साइंस फिक्शन और मिस्ट्री से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बताना कि क्या इसका अगला पार्ट भी चाहिए
या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।